वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। कैसे हो आप लोग? सब लोग अच्छे हो ना? सबको गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। तो मैंने कल बताया था कि आज आपका टेस्ट होगा, ठीक है? तो आप लोग अच्छी से तैयारी करके आए होंगे। ओके, तो इस टेस्ट को, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी बुला लो, उनको भी इन्वाइट कर लो, और वो भी ताकि टेस्ट दे सकें और उन्हें भी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके, ठीक है? तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। कमेंट करके क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन बताने के साथ ही आपको कमेंट करके आंसर बताना है। मैंने आपको बताया था कि 1 से और 5वां चैप्टर मैंने जहां तक पढ़ा दिया है वहां तक के मैं क्वेश्चन देने वाला हूं। ओके, उनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? इसके साथ में आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपने जितने मैंने क्वेश्चन दिए उनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ओके, ताकि आपको भी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में खुद भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। इसके साथ ही सेशन को आप लाइक भी कर दीजिए, ठीक है? और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चे साथ में जुड़ सकें। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यहां से दिख रहा है ना आपको? पहला क्वेश्चन है कि स्वस्थ सामान्य व्यक्ति का आदर्श रक्तचाप आपको बताना है। आदर्श रक्तचाप कितना होता है? तो जल्दी से बताइए। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, साथ में आपको ऑप्शन भी दिख रहे हैं, ठीक है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होगा। तो रक्तचाप के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि रक्त वाहिनियों पर, रक्त के द्वारा जो रक्त वाहिनियों की दीवारें होती हैं उनके ऊपर जो लगाया गया जो दाब होता है वो कहलाता है रक्तचाप या फिर रक्तदाब। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड प्रेशर। तो एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति का आदर्श रक्तचाप के बारे में मैंने आपको बताया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा 120/80। तो 120/80 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120/80। तो इसमें जो 120 होता है वो होता है सिस्टोलिक रक्तचाप। कौन सा होता है? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है कि जब हृदय की पेशियों द्वारा संकुचन किया जाता है तो संकुचन करने के कारण जो रक्त होता है यानी कि ब्लड होता है, तो ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियों पर जो दबाव लगाया जाता है वो कहलाता है सिस्टोलिक रक्तदाब या रक्तचाप कहलाता है, ठीक है? तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो सिस्टोलिक होती है और जो नीचे वाली जो संख्या होती है वो होती है डायस्टोलिक। क्या होती है? डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक होता है जब हृदय की पेशियों के द्वारा संकुचित किया जाता है, संकुचन के बाद जो वाहिकाएं होती हैं उनकी दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है वो तो हो गया सिस्टोलिक, ठीक है? और हृदय की पेशियां जब वापस से नॉर्मल कंडीशन में आती हैं यानी कि शीतलन की स्थिति में आती हैं तो उस समय जो रक्तदाब होता है वो कहलाता है डायस्टोलिक, ठीक है? तो इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं कि जब सिस्टोलिक जो रक्तदाब होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 90 से 120 mm पारा के वेरी करती है, ठीक है? और जो डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, रक्तचाप होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 60 से 80 mm किसके? पारा के। ये क्या है? इनकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है? ये आपको याद रखनी है। ओके, तो आपको इतना भी पता होना चाहिए जो रक्तचाप मीटर होता है यानी कि रक्तचाप मापी का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर। और सबसे पहले जो रक्तचाप का मापा गया था वो मापा गया था घोड़ों के अंदर। घोड़ों के अंदर मापा गया था। किसने मापा था? स्टीफन हेल्स के द्वारा मापा गया था। किसने? स्टीफन हेल्स के द्वारा। कब मापा गया था? सन 1733 में। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा दिया है, ठीक है? तो अब तक तो आपको ऐसे माइंड में बैठ जाना चाहिए कि यदि आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि रक्तचाप से रिलेटेड जो सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं मिटा देता हूं यहां से। अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है? अभी तक जिन बच्चों ने भी टेस्ट को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है, वो शेयर और लाइक साथ में कर दिया। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नशीला पदार्थ LSD, इसका पूरा नाम बताना है आपको कि नशीला पदार्थ होता है LSD। कौन सा? LSD। तो इसका पूरा नाम बताइए कि इसका पूरा नाम क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि LSD जो नशीला पदार्थ होता है इसका पूरा नाम क्या होगा। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? तो LSD का जो पूरा नाम होता है वो होता है लाइसर्जिक डाई एथाइल एमाइड। ये आपको याद रखना है कि LSD की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है? लाइसर्जिक
डाई एथाइल एमाइड, ये LSD क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है। इसी के साथ साथ कई नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे कोकीन होता है, भांग होता है, चरस होता है, गांजा होता है, ठीक है। और नशीले पदार्थों में और क्या आता है, जैसे मदरा, ठीक है, गुटखा, तंबाकू, ऐसे मैंने आपको सब बहुत सारे बता रखे हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं। इनके शुरुआती सेवन से तो क्या होता है, जब इनका शुरुआत में सेवन किया जाता है तो थोड़ी मात्रा ली जाती है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, इनकी आदत लग जाती है और ये लाइलाज बीमारी जैसे घातक परिणाम होते हैं। इसके साथ साथ बहुत से लोगों की इनकी वजह से क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो फंडस भाग होता है, फंडस भाग किस पाचन अंग का हिस्सा होता है या फिर भाग होता है? तो जल्दी से बताइए, जो फंडस भाग होता है, जो फंडस भाग होता है, यह किस पाचन अंग का हिस्सा होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब मैंने आपको पूरा पाचन तंत्र पढ़ाया था, पाचन तंत्र में मैंने बताया था कि आहार नाल में पूरा पाचन तंत्र खत्म हो जाता है। कहां से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है और लास्ट में ये पहुंच जाता है मलाशय, यानी कि माउथ से शुरू होकर ये लास्ट में पहुंच जाता है रेक्टम तक, ठीक है। तो आपको बताना है जो फंडस भाग होता है वो किस पाचन अंग का भाग होता है। तो फंडस भाग का किस पाचन अंग का भाग होगा, इसका राइट आंसर होगा आमाशय। यह आमाशय का पार्ट होता है, आमाशय, जिसको स्टोमक कहा जाता है, स्टोमक। मैंने आपको बताया था कि आमाशय की जो शेप होती है वो जे आकृति की होती है। कैसी? जे आकृति की शेप पाई जाती है। इस तरह से आमाशय होता है। यहाँ पर ये ग्रास नली से आगे ऊपर जुड़ा रहता है। तो आमाशय का जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर ये कहलाता है फंडस भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस भाग कहलाता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है जठर आगमी भाग या कॉर्डियक भाग इसको कहा जाता है, जठर आगमी, ठीक है। और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है जठर निर्गमी, जठर निर्गमी, यानी पारलोक भाग इसको कहा जाता है। ये नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पर ये छोटी आंत से जुड़ा रहता है। किससे? छोटी आंत से जुड़ा रहता है। और जो ऊपर वाला जो जठर आगमी वाला भाग होता है ये जुड़ा रहता है ग्रास नली से, यानी कि एसोफेगस से, ग्रास नली, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा बता दिया है पाचन तंत्र कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। और साथ में हर कोई बच्चा, जितने भी बच्चे साथ में देख रहे हैं, हर कोई बच्चा आंसर की बताइए इसका, और साथ में कमेंट करते रहिए और आंसर बताते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 कि शिशु में दुग्ध प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि शिशुओं में जो दुग्ध प्रोटीन होती है उसका पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिसके द्वारा दुग्ध प्रोटीन को पचाने में मदद की जाती है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको पूरी पाचन की प्रक्रिया पढ़ाई थी, ठीक है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसकी जो प्रोसेस बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो शिशुओं में जो दुग्ध प्रोटीन पाया जाता है इसका पाचन किया जाता है, एंजाइम होता है रेनिन। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो जो रेनिन एंजाइम होता है उसके द्वारा दुग्ध प्रोटीन के पाचन में क्या की जाती है? मदद की जाती है। इसके अलावा जो आपको और जो ऑप्शन दे रखे हैं, पेप्सिन एंजाइम दे रखा है। पेप्सिन एंजाइम होता है, यह प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। किसमें? प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। और जो एमिलेज एंजाइम दे रखा है, एमिलेज, और दूसरा दे रखा है टाइलिन एंजाइम दे रखा है, टाइलिन। ये दोनों एंजाइम होते हैं, ये पाए जाते हैं लार ग्रंथि में, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड में ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। इनका जो मेनली जो कार्य होता है वो स्टार्च को ये परिवर्तित करते हैं। किसमें? माल्टोस में। किसमें? माल्टोस में, ओके। और जो ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं ये जठर रस में पाए जाते हैं। किसमें? जठर रस, यानी कि जो आमाशय का रस होता है उस आमाशय रस में ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये यहां से मिटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
कि शरीर से अशुद्ध रक्त को किस रक्त वाहिनी के द्वारा हृदय के दाएं आलंद में पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि शरीर के अशुद्ध रक्त को, कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त को किस रक्त वाहिनी के द्वारा, किस रक्त वाहिनी के द्वारा कहां पहुंचाया जा रहा है, किसको पहुंचाया जाता है, शरीर से हृदय तक। तो ऐसी कौन सी रक्त वाहिनी होती है जो अशुद्ध ब्लड को, जो अपनी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ऊतक होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है, वहां से हृदय तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। मैंने आपको जो हार्ट बताया था तो इस तरह से कुछ मैंने आपको शेप बताई थी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए, ये होता है आलंद, ठीक है, और ये होते हैं निलय, नीचे वाले निलय। ये वाला राइट वाला पोर्शन हो जाता है, ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन हो जाता है। तो इसमें बताया क्या गया है, आपसे जो पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वाहिनी होती है जिसमें जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त कैसे बनेगा, ये हमारी हो गई बॉडी, यानी कि ऊतक और अंग हो गए। ऊतक अंगों से जब रुधिर में से ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है, तो रक्त जो यहाँ पर बाहर निकलता है वो होता है अशुद्ध रक्त होता है। तो इस अशुद्ध रक्त को ऐसी कौन सी वाहिका होती है, वाहिनी होती है जिसके द्वारा पहुंचाया जाता है, ये राइट वाले एंट्रियम में, यानी कि दाएं आलंद में पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी महाशिरा। ऑप्शन नंबर सी जो महाशिरा होती है वेना केवा के द्वारा ये पहुंचाया जाता है, ठीक है। अशुद्ध रक्त को कहां से, बॉडी से पहुंचाया जाता है दाएं आलंद में। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है फुफ्फुसीय शिरा, क्या दे रखा है, फुफ्फुसीय शिरा दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था जो शिरा होती हैं वो अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं, लेकिन दो अपवाद बताए थे, एक तो होता है फुफ्फुसीय शिरा और एक होता है फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय शिरा होती है वो अशुद्ध रक्त को नहीं लेके जाती है, वो शुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो हमें शुद्ध रक्त कहां पर मिलेगा, हमें जो शुद्ध रक्त मिलेगा वो मिलेगा फेफड़ों में। कहां पर, फेफड़ों में मिलेगा। तो फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं। तो जो शुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों से कहां जाएगा, वो शुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों से जाएगा इसे बाएं आलंद में। कहां जाएगा, बाएं आलंद में। तो इसको जो ले जाने का कार्य किया जाता है वो किया जाता है फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किया जाता है। फुफ्फुसीय शिरा को कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। इसी प्रकार जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, मैंने बताया था कि धमनियां होती हैं वो शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं, लेकिन एक ऐसी धमनी होती है जिसे फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है जो अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। अब अशुद्ध रक्त हमें कहाँ मिलता है, अशुद्ध रक्त जो हमें मिलता है कहाँ पर मिला, अशुद्ध रक्त को जो शुरुआत में जो महाशिरा होती है वो दाएं आलंद में पहुंचा देती है, लेकिन जब ये नीचे आता है निलय में, ठीक है, नीचे निलय में आता है और निलय से ये यहाँ से इस रक्त को जब फेफड़ों में जो पहुंचाने का कार्य किया जाता है, जिस वाहिका के द्वारा कार्य किया जाता है वो होती है फुफ्फुसीय धमनी, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इस डायग्राम में कुछ गलत बता दिया है कि जो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होता है उसको जो बाएं आलंद में पहुंचाने का कार्य किया जाता है वो किया जाता है महाधमनी के द्वारा। किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो फुफ्फुसीय शिरा के बारे में मैंने आपको बताया था, जब बाएं आलंद में शुद्ध रक्त पहुंच जाता है तो ये वापस आता है यहाँ पर नीचे आता है, किसमें, बाएं निलय में आता है। तो बाएं निलय से जब इस शुद्ध रक्त को बॉडी में पहुंचाया जाता है तो यह फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है, फुफ्फुसीय शिरा। तो मैंने जो यहाँ पर ये फुफ्फुसीय शिरा रखा है, ये यहाँ पर फुफ्फुसीय शिरा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा महाधमनी। मैंने आपको बता दिया ये महाधमनी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ओके, कि फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होता है उसको महाधमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है बाएं आलंद में, और बाएं आलंद से जब रक्त आता है नीचे कहाँ पर, बाएं निलय में आता है। तो बाएं निलय से जो बॉडी तक शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य किया जाता है वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब बॉडी में शुद्ध रक्त पहुंच जाता है उसके बाद बॉडी के द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ साथ पोषक तत्वों का उपयोग कर लिया जाता है, तो रक्त होता है वो अशुद्ध बन जाता है। इस अशुद्ध रक्त को महाशिरा के द्वारा पहुंचा दिया जाता है, किसमें, दाएं
आलंद में और दाएं आलंद से जब ये दाएं निलय में आता है और दाएं निलय से वापस इसको शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से ये पूरा हृदय चक्र यानी कि हार्ट साइकिल चलता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन के कारण पूरी की पूरी जो हार्ट की जो संरचना है, इसके साथ साथ इसका जो रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से वर्क करता है वो भी आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ और अपन फिर से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना? जहां तक मैंने आपको साइंस बताई है, जितने चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैंने आपको जिस तरीका से अच्छे ढंग से बहुत शानदार तरीका से पढ़ा है, हर एक पॉइंट को अच्छे से डिफाइन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से हाइलम किस का भाग होता है? तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है। जो हाइलम होता है, हाइलम गलत लिख दिया, चलिए फिर से लिखते हैं हाइलम। तो हाइलम होता है, वो बताना है कि हाइलम किसका भाग होता है, किसका भाग होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाइलम है वो ऐसा कौन सा अंग होता है जिसका पार्ट होता है हाइलम, यानी कि जिसका हिस्सा होता है हाइलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वृक्क। क्या होगा? वृक्क। तो वृक्क कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो वृक्क दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। वृक्क कहा जाता है किडनी को, किडनी, और इसकी जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है वो कहलाती है रीनल। क्या कहलाती है? रीनल कहलाती है। ठीक है, तो मैंने आपको वृक्क के बारे में बताया था कि सेम की आकृति के 2 वृक्क पाए जाते हैं जो उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कहलाते हैं। इनकी प्रमुख इकाई होती है, यानी कि मूलभूत इकाई होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। एक संरचना आपको बना के बता देता हूं। जैसे ये वृक्क हो जाता है, तो वृक्क होता है वो सेम की आकृति का होता है और यहाँ पर एक खांचनुमा संरचना पाई जाती है। कौन सी जगह पर? इस जगह पर ये खांचनुमा संरचना जो आपको दिख रही है, ये जो खांचनुमा संरचना होती है यही संरचना हाइलम कहलाती है। और इसी हाइलम में से, यानी कि इसी खांचनुमा संरचना में से, इसी हाइलम में से क्या निकलती हैं? जो मूत्र वाहिनी होती है, जितनी भी रक्त वाहिकाएं होती है, तंत्रिकाएं होती हैं, वो इसी हाइलम में से निकलने का कार्य करती हैं। एक ऐसी खांच होती है वृक्क के मध्य में जहां से सभी रुधिर वाहिनियां, सभी तंत्रिकाएं और मूत्र नलियां होती हैं वो इसी में से निकलने का कार्य करती हैं, इसे वो निकलती हैं। ठीक है, इस हाइलम के पीछे का भाग होता है एक कीपनुमा संरचना बनाता है जिसे वृक्क के सोड़ी कहा जाता है, यानी कि पेल्विस कहा जाता है। जो बोमन संपुट होते हैं जो गुच्छों के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है, वो बोमन संपुट से जब ब्लड फिल्टर हो जाता है और मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र का संग्रहण इसी वृक्क के सोड़ी में होता है, इसी प्रकार से। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको हाइलम के बारे में बता दिया, साथ में वृक्क की संरचना भी बता दी है और इसके कुछ मेन पार्ट भी बता दिए, थोड़ा सा इसका प्रोसीजर भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि किस जनन अंग द्वारा शुक्राणु संग्रहण का कार्य किया जाता है? तो आपको बताना है जो शुक्राणु संग्रहण यानी कि जो स्पर्म स्टोरेज का कार्य किया जाता है, शुक्राणु संग्रहण का कार्य किस अंग के द्वारा किया जाता है? किस अंग, यानी कि किस जनन अंग के द्वारा शुक्राणु संग्रहण का कार्य किया जाता है आपको बताना है। यानी कि जो स्पर्म स्टोरेज होता है वो कौन सा अपना ऑर्गन होता है। ये जो शुक्राणु किसमें होता है? ये नर जनन तंत्र का पार्ट होता है। किसका? नर जनन तंत्र का। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नर जनन अंग होता है जो शुक्राणु संग्रहण का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राशय। क्या होगा? शुक्राशय। तो शुक्राशय को इंग्लिश में कहा जाता है सेमिनल डिफरेंस। ओके, तो शुक्राशय होता है वो शुक्राणु संग्रहण का कार्य करता है। तो मैंने आपको जब नर जनन तंत्र पढ़ाया था तो बताया था कि जो वृषण होते हैं, ये नर जनन तंत्र के कौन से अंग होते हैं? प्राथमिक अंग कहलाते हैं। तो वृषण में निर्माण होता है किसका? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु होते हैं किस में बनते हैं? वृषण में बनते हैं। वृषण होते हैं वो 2 पाए जाते हैं, एक जोड़ी में पाए जाते हैं। ये किस में स्थित होते हैं? ये स्थित होते हैं वृषण कोश में, यानी कि स्क्रोटम में स्थित होते हैं। ठीक है, तो वृषण कोश से जो शुक्राणु होते हैं इन शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य शुक्राशय यहाँ पर स्थित होता है। ये होता है मूत्राशय और मूत्राशय के जस्ट बगल में स्थित होता है शुक्राशय। इस तरह से तो शुक्राणुओं को इसे शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है वो शुक्र वाहिनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो शुक्र वाहिनी के द्वारा जब शुक्राणु शुक्राशय में पहुंच जाते हैं तो यहीं पर वीर यानी कि सीमन का निर्माण होता है। वीर क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है जो शुक्राणु को परिवहन करवाने का कार्य करता है। ठीक है,
तो इसके साथ साथ शुक्राशय में एक लिक्विड का निर्माण होता है, एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है जो इस वीर्य के निर्माण में सहायक होता है, जिसके द्वारा शुक्राणु को गति एवं ऊर्जा प्रदान करी जाती है। इसके बाद यहाँ पर स्थित होती है अखरोटनुमा प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, तो यहाँ से भी ये आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और जो इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा भी एक तरल पदार्थ का स्रवण किया जाता है जो भी वीर्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है और साथ में स्पर्म यानी कि शुक्राणु को गति प्रदान करता है। इसके बाद ये मूत्र वाहिनी के द्वारा नीचे स्थित यहाँ पर पेनिस होता है, ठीक है, यहाँ पर स्थित होता है पेनिस, मैंने आपको बताया था। तो इस पेनिस में लास्ट वाला पॉइंट होता है, ये सेशन मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? सेशन मार्ग, जो पेनिस को हिंदी में कहा जाता है सेशन, ठीक है। तो ये मूत्रवाहिनी होती है, इसको यूरेथ्रा कहा जाता है। इसके द्वारा ये लास्ट में यहाँ पे आ जाते हैं। कब आते हैं? जब स्थिति होती है मैथुन की स्थिति होती है, या इसके अलावा जब जो मादा जनन अंग होते हैं, मादा जनन अंग में जब सेक्स क्रिया के दौरान, ठीक है, जो ये सेशन के द्वारा जो स्पर्म होते हैं उनको मादा जनन अंग में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो ये पूरा मैंने आपको नर जनन तंत्र अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो नर जनन तंत्र है वो भी याद हो गया होगा, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। मेरा जो टेस्ट लेने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं, इसके साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी होता है उसको आपको बता दिया जाए, ताकि आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, साथ में आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आप लोग इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, जितने भी अपने दोस्त हैं उनको बताइए कि भाई टेस्ट चल रहा है, अभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, साथ में अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए और साथ में सभी लोग कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। आपको बताना है कि जो मानव मस्तिष्क होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, इसका आपको वजन बताना है। तो जल्दी से बताइए कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन ऑप्शन को देख के बताइए। वैसे आपको पेपर में कोई भी ऑप्शन मिलने वाले नहीं है, आपको ये पूछा जाएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। फिर भी मैंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। तो जल्दी कीजिए और बताइए कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि 1.5 किलो। 1.5 किलो को कहा जाता है 1500 ग्राम, ठीक है। ये क्या होता है? एक औसत वेट होता है किसका? ह्यूमन ब्रेन का। इसमें हम आगे चलकर देखते हैं, तो आगे देखते हैं जो पुरुष होते हैं, पुरुष में जो वेट पाया जाता है मस्तिष्क का, ब्रेन का, वो पाया जाता है 1450 ग्राम। कितना पाया जाता है? 1450 ग्राम पाया जाता है। और जो महिलाएं होती है, महिलाएं, इनमें पाया जाता है 1350 ग्राम, या किसी में 1400 ग्राम भी पाया जाता है। आपको ये याद रखना है, जो पुरुषों में जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो महिलाओं की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी कि उसका वेट भी ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है? मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क किसका पार्ट होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की प्रमुख इकाई, मूलभूत इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन, ठीक है। हमने क्वेश्चन कितने कर लिए? 8 क्वेश्चन कर लिए। मैं एक बार ये पूरा बोर्ड है ये क्लियर कर देता हूं, ओके। फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अभी हमने न्यूरॉन्स की बात की थी, तो न्यूरॉन्स का ये क्वेश्चन आता है आगे कि एक न्यूरॉन के दुर्माक्ष, जिसे डेंड्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन की दुर्माक्ष एवं कोई दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन, इसका जो तंत्रिकाक्ष वाला पार्ट होता है, जिसे एक्सॉन कहा जाता है, कि जो मिलने का स्थान होता है वो क्या कहलाता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ओके। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि एक न्यूरॉन के दुर्माक्ष से दूसरे न्यूरॉन की तंत्रिकाक्ष का जो मिलने वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है। मैंने आपको न्यूरॉन पढ़ाया था, तो न्यूरॉन की मैंने कुछ आपको इस तरह से संरचना पढ़ाई थी, इस तरह से कुछ न्यूरॉन की मैंने आपको संरचना बताई थी, ठीक है। मोटा मोटा देख लीजिए, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर शाखित वाला भाग होता है, ये जो वाला भाग होता है, शाखित वाला संरचना वाला भाग होता है, यही कहलाता है दुर्माक्ष। क्या कहलाता है? दुर्माक्ष। ये पूरी बॉडी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और ये लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, ये इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, यहाँ पर लिख रहा है तंत्रिकाक्ष। क्या कहा जाता है? तंत्रिकाक्ष।
यानी कि एक्सॉन कहा जाता है। इस एक्सॉन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये कुंडली नुमा कुछ संरचनाएं बनाता है जिसे कहा जाता है सिनेप्ट नोड कहा जाता है, ठीक है, सिनेप्ट नोड कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे पूरा का पूरा क्या होगा, तंत्रिकाक्ष हो गया, यानी कि एक्सॉन हो गया, तंत्रिकाक्ष हो गया। तो ये क्या होता है, एक न्यूरॉन होता है। जब एक न्यूरॉन होता है, एक किसी भी संकेत या आवेग को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है तो कैसे पहुंचाया जाता है, यहाँ पर क्या हो गया दुर्माक्ष, यहाँ पर क्या हो गया तंत्रिकाक्ष। ये आगे इस तरह से सीरीज में जुड़े रहते हैं तो यहाँ पर आएगा वापस से, यहाँ पर ये इस तरह से ये आ गया, ये तंत्रिकाक्ष हो गया, ये हो गया दुर्माक्ष, क्या हो गया दुर्माक्ष, ठीक है। तो एक न्यूरॉन होता है वो एक सूचना या आवेग को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो यहाँ से जब ये ट्रांसफर होगा आगे पहुंचेगा तो ये दोनों के मिलने का स्थान होता है, इसे कहा जाता है संधि स्थल। क्या कहा जाता है, संधि स्थल। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संधि स्थल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सिनेप्स। सिनेप्स क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है। इस संधि स्थल में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, इस न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, जब आवेग होते हैं या सूचनाएं होती हैं, जब एक जो न्यूरॉन होता है उसके तंत्रिकाक्ष तक पहुंचने तक कैसे हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ही उनको ऊर्जा प्रदान की जाती है, उनको मजबूती प्रदान की जाती है। इसके बाद वो आगे दुर्माक्ष तक पहुंचते हैं और इसी तरह से ये सीरीज संरचना होती है, ये आगे चलती रहती है। और इसी तरह से जो आवेग होते हैं वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाते हैं और लास्ट में पहुंच जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पूरा न्यूरॉन हो गया। मैंने आपको पूरा न्यूरॉन के बारे में बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिनेप्स। क्या होगा, सिनेप्स, जिसे हिंदी में संधि स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि स्थल कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग टेस्ट को शेयर करते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ाते रहिए और लास्ट तक पहुंचा दीजिए, जहां पर हर एक बच्चा एजू क्लिक के साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको भी पढ़ने में मजा आए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं कि जीन नाम किसने दिया था। आपको बताना है जो जीन है, जीन शब्द है, इसका नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, किसने दिया था। तो जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए कि जीन नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर सी है जिसमें लिखा हुआ है जॉनसन। क्या लिखा हुआ है, जॉनसन। तो जॉनसन है, उसके द्वारा इस जीन शब्द को उपयोग में लिया गया था, इनकी जीन नाम दिया गया था। इसमें और ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखा है, बेटसन दे रखा है, बेटसन। तो बेटसन ने सर्वप्रथम प्रयोग किस नाम का किया था, इसने सन 1905 में जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था, बेटसन ने किया था। और आगे इसमें एक नाम और दे रखा है स्पेंसर। क्या दे रखा है, स्पेंसर। तो स्पेंसर ने सन 1863 में, कब, 1863 में जो हेरेडिटी था, हेरेडिटी शब्द जिसे आनुवांशिकता यानी कि वंशानुगति कहा जाता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, स्पेंसर के द्वारा किया गया था। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या दे रखा है, एक मेंडल नाम दे रखा है। तो मेंडल ने किसकी खोज की थी, मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम की खोज की थी। इसी कारण मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी कि आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ऐसे ही मजा आता रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है, फालतू बातों पर, चैटाचैटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ज्यादा चैट पर ध्यान मत दीजिए और अपनी क्लास पर पूरी तरह से फोकस करिए और क्वेश्चन के आंसर देते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि संयुग्मजी अप्रभावी वाला जीन, समयुग्मजी अप्रभावी जीन वाला रक्त समूह बताना है आपको, ठीक है, कि समयुग्मजी अप्रभावी जीन वाला रक्त समूह कौन सा है। आपको ऑप्शन दे ही रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है, ए बी भी दे रखा है और ओ दे रखा है। 4 ब्लड ग्रुप थे, मैंने आपको उनके बारे में बताया था जब ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो बताइए फिर कि समयुग्मजी अप्रभावी जीन वाला रक्त समूह उनमें से कौन सा है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इनकी हम जीन प्रारूप देखते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप का जो जीन प्रारूप के मैंने बारे में आपको बताया था, ये तो होता है IA, ये होता है IA, ओके। दूसरा होता है बी का, देख लीजिए IB, AB का होता है IA और IB और O का होता है I0 और I0। इसको मैं से भी लिख सकते हैं स्मॉल i।
और इसको हम इस तरह से और भी लिख सकते हैं कि आई ए लिख दिया, यहाँ पर हमने आई जीरो लिख दिया, आई बी लिख दिया और आई जीरो लिख दिया। तो इस तरह से बनते हैं 2 और 2 4 और 2 6। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि 6 जीन प्रारूप बनते हैं, ओके, एबीओ सिस्टम में। तो आपको क्या बताना था कि समयुग्मजी अप्रभावी जीन, तो ये देख लीजिए, ये तो समयुग्मजी है लेकिन ए दे रखे हैं, तो ये तो कौन सा होता है, प्रभावी होता है, ठीक है। क्योंकि यदि प्रभावी नहीं होता तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप बनता ही नहीं, क्योंकि इसकी जो दूसरा जीन प्रारूप होता है इसमें ओ ब्लड ग्रुप वाला क्या पाया जाता है, युग्म विकल्पी भी पाया जाता है, लेकिन यानी कि जो ओ वाला जो युग्म विकल्पी होता है वो तो अप्रभावी होता है। इसी कारण यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनता है वो कौन सा बनता है, ए वाला बनता है। इसी तरह से ये भी देख लीजिए, ये भी क्या है, समयुग्मजी, इस वाले जीन प्रारूप को लिया जाए तो ये बनता है समयुग्मजी प्रभावी, ठीक है। लेकिन इस वाले जीन प्रारूप को लिया जाए तो ये बनता है विषम युग्मजी और प्रभावी वाला बनता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये कौन से युग्म विकल्पी दे रखे हैं, ये तो दे रखे हैं, प्रभावी तो दे रखे हैं, लेकिन कौन से विषम युग्मजी दे रखा है, ओनली ए ओ ब्लड ग्रुप वाला ही जीन प्रारूप होता है वो बनता है। इसमें आता है अप्रभावी और अप्रभावी में आता है समयुग्मजी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सार्वत्रिक दाता। कौन सा दाता, सार्वत्रिक, यानी कि जो सबको दे सकता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है वो होता है यूनिवर्सल रिसीवर। क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि सार्वत्रिक ग्राही, यानी कि वो सबसे ले सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये मैं मिटा देता हूं फिर से। टेस्ट देने के देख लीजिए कितने फायदा होते हैं। टेस्ट देने का मतलब ये है कि आपने जो भी आज तक पढ़ लिया है वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कि आपको बताना है कि हर वर्ष अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। क्या बताना है कि जो अंगदान दिवस है, अंगदान दिवस यानी कि ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है। बताइए इसके बारे में कि हर वर्ष अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। जब हमने अंगदान और देहदान यानी कि बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन जब टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अंगदान और देहदान यानी कि अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा कब मनाया गया था, 13 अगस्त को। भारत सरकार द्वारा 13 अगस्त को हर वर्ष अंगदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखना है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आपको बताना है कि अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है। क्या बताना है, अम्लों का राजा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि अम्लों का राजा होता है वो कौन सा अम्ल होता है। तो जल्दी कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। जब अम्ल, क्षार और लवण के मैंने उपयोग बताए थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि अम्लों का राजा कौन होता है। तो ये तो कल की क्लास की बात है, मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, तो इसका आंसर तो 100% पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसको ही अम्लों का राजा कहा जाता है, यानी कि किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। इसका उपयोग मेनली किया जाता है कार बैटरियों में। किसमें, कार बैटरियों में। इसके साथ साथ उद्योगों में भी किया जाता है और सेल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सेल भी तो क्या होते हैं, बैटरी तो होते हैं, ठीक है। तो मेनली इसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्या कहता है कि फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग किया जाता है। किसमें, फोटोग्राफी में। ये भी कल ही बताया था मैंने आपको कि फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा साल्ट होता है जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए। आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपके लिए हिंट के लिए दे रखे हैं, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में और आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो भी अच्छे से क्लिक कर पाए।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या? सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर को लिखा जाता है Ag और नाइट्रेट को लिखा जाता है NO3। तो इसका फॉर्मूला बनता है AgNO3। तो AgNO3 को कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ओके, किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है? किसके नाम से? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जल्दी से बताइए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसका दूसरा नाम क्या है? यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर सी है, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि अम्लता बढ़ जाती है और साथ में क्या हो जाती है? कब्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? कब्ज हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए इस MgOH होल ट्वाइस का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये एक एंटा एसिड की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? एंटा एसिड की तरह कार्य करता है, यानी कि ये अम्लता को खत्म करने का कार्य करता है, उसको ये उदासीन कर देता है, क्योंकि ये खुद क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। और क्षारों में ही सामर्थ्य पाई जाती है कि वो अम्लों को न्यूट्रल कर सकते हैं, यानी कि उदासीन कर सकते हैं। तो इसी कारण इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। जो इनो आती है ना, इनो, उसका जो प्रमुख कंटेंट होता है वो यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो आपके क्वेश्चन हो गए कितने? 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ओके, और 15 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको जो अब तक मैंने पढ़ाया है वो भी अच्छे से रिवाइज करवा दिया है। तो पूरा रिवाइज हो गया है और साथ में क्वेश्चन हो गए 15। 15 क्वेश्चन के साथ मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब भी दे दिए। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड, उनके आंसर भी आपको पता चल गए होंगे। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अपना टेस्ट लेने का जो अपना जो पर्पज होता है वो यही होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करवा दिया जाए। इसलिए आपको हर एक क्लास अटेंड करनी है और हर एक क्लास के बाद जब भी आपका जो फ्राइडे को टेस्ट होता है तो फ्राइडे को आपका टेस्ट को अटेंड करना है, ताकि आपको जो पूरा पढ़ा दिया गया है वो सारा रिवाइज हो जाता है। क्योंकि इसमें नीचे आपको लिखा होता है प्रैक्टिस सेशन। टेस्ट का मतलब प्रैक्टिस सेशन होता है। ओके, तो आपको बताना है कि आज आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसे रही है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपको ये बिल्कुल 100% बताना ही बताना है, साथ में सही बताना है कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आप 10+ स्कोर करते हो, ठीक है, 10+ स्कोर करते हो, तो इसका मतलब है कि आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर है। यदि 10 से आपके कम नंबर आते हैं, यानी कम क्वेश्चन आपने सही किए, तो स्थिति आपकी बहुत ज्यादा खराब है। आपको, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ये लगाइए कि जो 5वां चैप्टर चल रहा है इसकी तो बात छोड़िए, इससे पहले 4 चैप्टर तक मैंने आपको कई बार क्वेश्चन रिवाइज करवा दिए। और यदि पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर से यदि आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वीडियोज को बार बार रिवाइज करना है और बार बार रिवाइज करते रहिए, ताकि आपकी है जो साइंस है वो बहुत स्ट्रांग बन जाए। और साइंस के साथ क्या आपको हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। ओके, तो आज का सेशन अपन यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है और उसमें आपको ऑल वाला बटन है वो प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा, आपको चैनल से रिलेटेड हर एक जो इंपॉर्टेंट जितनी भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको अवेलेबल हो सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन फिर मंडे को, क्योंकि आपका सैटरडे और संडे की क्या हो गई, छुट्टी हो गई। तो मंडे को अपनी नेक्स्ट क्लास होगी और मंडे को अपनी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ पीएच स्केल। ओके, क्या पढ़ाने वाला हूँ? पीएच स्केल। तो मिलते हैं फिर मंडे को, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेस्ट को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, और शानदार तरीका से अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे को।